तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी और इसमें हम कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। तो पिछले दो लेक्चर में आपने जैसे इसमें देख लिया कि इसमें हमने किस किस के बारे में जाना, प्रोटीन्स के बारे में जाना, लिपिड्स के बारे में भी जाना, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान चुके हैं। अच्छा, अब इसका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वही मैं कवर कर रहा था। स्टिल हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक जो है इसका बचता है, वो है एंजाइम्स या फिर कहें कैटेलिसिस। तो सबसे पहले कैटेलाइसिस या कैटेलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है ना, कैटेलिसिस वाला ना। इसमें क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। वो कैटलिस्ट क्या होता है ना, कैटलिस्ट क्या है? ये कैटलिस्ट क्या है, ये क्या करता है? इसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। जो रिएक्शन पहले कहीं सालों में जाकर हो सकती थी अगर हम उसे ऐसे ही पड़े रहने देते, जैसे एग्जांपल रस्टिंग। रस्टिंग में क्या करें कि अगर हम ऐसे ही रस्ट होने दें, एक लोहे को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, है ना, इस लोहे के पाइप को मैं यूं ही छोड़ दूं इस इन्वायरमेंट में, इस पे बारिश पड़ेगी, है ना, इस पे धूल धक्कड़ लगेगी, बारिश भी पड़ेगी, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये तब जाकर रस्ट होगा, है ना। इस पे रस्ट तब इतने टाइम बाद, आपको क्या पता कितने टाइम बाद, 10 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। तो क्या अगर हमको ये रिएक्शन करनी है तो क्या हमें इतनी देर रुकना पड़ेगा क्या? हाँ, हम लोगों के पास इतना टाइम है नहीं। इम्पेशेंट तो होते ही हैं बहुत सारे, है ना, सारे इम्पेशेंट है और सभी इम्पेशेंट है, सबको चाहिए काम जल्दी जल्दी हो। तो हमने क्या करा, यही सेम पाइप जो था, इसको हमने एक बड़े कंटेनर में डाल दिया। इस कंटेनर में हमने कैटलाइज यूज करा एज अ वाटर, जिसमें हमने ऐसी सब केमिकल्स मिक्स कर दिए जिसकी वजह से ये जो है जल्दी रस्ट हो जाए। तो इसमें ये वाटर क्या बना, ये वाटर क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। कैटलिस्ट वाटर प्लस सम केमिकल्स, सिर्फ अकेला पानी ये नहीं करेगा, पानी में भी उतना ही ज्यादा अंतर नहीं आएगा जितना खुले में था, कुछ केमिकल्स भी डालने पड़ेंगे। ये दोनों मिला के अल्टीमेटली क्या काम करेंगे, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट मतलब ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को सिर्फ इंक्रीज करता है, उसकी रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है उसमें कैटलिस्ट का कोई काम नहीं होता। मतलब आप ये समझो, लेट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, ये कोई भी एक चीज रखी है मेरे पास, है ना, इसको रिएक्ट होने के बाद इसका रिएक्शन ऐसा बनता है कुछ, है ना, इस चीज का ऐसा बनता है। अब मैंने इस चीज में प्लस ये है मेरा कैटलिस्ट, लेट सपोज ये है मेरा सबस्ट्रेट, ये है मेरा सबस्ट्रेट, ये है एंड प्रोडक्ट, ये है एंड प्रोडक्ट। बट इसको बनने में लेट सपोज टाइम लग रहा था 10 साल, 10 साल बाद ये ऐसे से ऐसा हो रहा था। अब मैंने इसमें क्या लगा दिया, कैटलिस्ट। इसमें मैंने क्या लगा दिया, इसमें मैंने लगा दिया कैटलिस्ट, ये रहा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की वजह से एक तो ये रिएक्शन जो एक 10 साल में हो रही थी वो 10 दिन में हो गई, और 10 दिन बाद ही इसमें ये मिल गया ना। सेम ही रहा ऊपर भी और नीचे भी, मतलब एंजाइम कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता एंड प्रोडक्ट पे, इन्वॉल्वमेंट और उसका इफेक्ट, और इफेक्ट लिख देते हैं, हाँ, इन्वॉल्वमेंट और इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे, रिएक्शन पे, इफेक्ट ऑन रिएक्शन, रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट पे, रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट, रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। ये एक मैंने सिंबल्स अपने हिसाब से सोचे हैं, कुछ है नहीं गिवन, अपने हिसाब से मैंने सोचे हैं कि ऐसे बता सकते हैं आसानी से कि हाँ, इससे ये बनने में 10 साल लगे थे, बट जब मैंने इसमें ये कैटलिस्ट मिला दिया तो 10 दिन में ही ये बन गया, और एंड प्रोडक्ट दोनों में सेम ही रहा, एंड प्रोडक्ट दोनों में सेम ही रहा। अच्छा, अब
एक बार और एक चीज देखना है मेरे को ना, बस ठीक। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। अब इसमें दो पोर्शन बनते हैं, इसमें दो पोर्शन बनते हैं। एक पोर्शन जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, और ये आपको केमिस्ट्री वाले सर ही पढ़ाएंगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। और दूसरा आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, मैं तो शायद यही पढ़ाता हूं, तो मेरे को यही बताना पड़ेगा। और बायोलॉजी में भी आपको इसमें पढ़ने होते हैं एंजाइम्स, इसमें आते हैं एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स में, एंजाइम्स जो होता है वो दो चीजों का बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। एक तो इसमें प्रोटीन हो सकते हैं, और प्रोटीन है ना, या तो इसमें हो सकता है प्रोटीन पार्ट, या तो इसमें हो सकता है प्रोटीन पार्ट, और दूसरा इसमें हो सकता है न्यूक्लिक एसिड। मतलब या तो ये प्रोटीन के बने हो सकते हैं, या फिर ये न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हो सकते हैं। ये है एंजाइम्स का पूरा। अब हम जरा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। तो आओ एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले इधर और इधर, या तो ये बने हो सकते हैं सिंपल प्रोटीन के, या तो ये बने हो सकते हैं, मैंने बताया कि वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पोर्शन के होते हैं, या तो ये बने हो सकते हैं सिंपल प्रोटीन के, है ना। सिंपल प्रोटीन मतलब एंजाइम्स मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, यानी मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, उनमें सिर्फ प्रोटीन है, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन ही है उनमें और कुछ नहीं है। एक एंजाइम होते हैं ये सिंपल एंजाइम। अच्छा, सिंपल एंजाइम के बाद आते हैं हमारे सिंपल एंजाइम, और दूसरे क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम, सिंपल एंजाइम और कॉम्प्लेक्स एंजाइम। और कॉम्प्लेक्स एंजाइम का यहाँ एक दूसरा नाम है हॉलो एंजाइम, हॉलो एंजाइम। अच्छा, इस हॉलो एंजाइम से एक और चीज याद आई, वापस पिछले पेज पर चलते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड टाइप होते हैं, इनका एनसीईआरटी में दूसरा नाम है राइबोजाइम, मतलब जिनमें राइबोसोम्स भी होते हैं ना, प्रोटीन नहीं तो राइबोसोम्स, ये आपको याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी हॉलोजाइम, उसमें क्या है, या तो आओ फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, या सॉरी एंजाइम या प्रोटीन आएगा, यहाँ प्रोटीन आएगा, प्रोटीन लिख देते हैं, प्रोटीन। एंजाइम वो उससे याद रहा तो मैंने एंजाइम यहाँ जोड़ दिया, बट प्रोटीन है। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये देखो, है ना। या तो इसमें इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा इसमें, नॉन प्रोटीन पार्ट, और होगा या फिर इसमें प्रोटीन पार्ट। मतलब या तो इसमें एक पार्ट हो सकता है कि वो प्रोटीन का बना हो, या दूसरा एक पार्ट हो सकता है प्रोटीन का ना बना हो, है ना। इधर तो सिर्फ एक ही प्रोटीन था, उधर या तो नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोटीन पार्ट। अच्छा, अभी जो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम जो हमको गिवन है एनसीईआरटी में, वो है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। आते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट पे। ये नॉन प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम है कोफैक्टर, इसका नाम है कोफैक्टर, कोफैक्टर, इसका नाम है कोफैक्टर, वो है एपो एंजाइम, और ऊपर है हॉलो एंजाइम। अच्छा, अब आते हैं जरा इस पर कि इधर आते हैं, इसमें हो सकते हैं फर्दर दोबारा क्लासिफिकेशन। ये देखो, ये हुआ। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर बोल सकते हैं, या तो ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है, या फिर ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो सकता है, या तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है। अभी तक का ये सबसे सही चल रहा है ना।
तो अगर ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है तो इनको इसमें नाम दिया है मेटल आयन, इनको इसमें नाम दिया है मेटल आयंस, मेटल आयंस। अच्छा, इन मेटल आयंस में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इनके पास, एग्जाम्पल है मेटल का जिंक, एग्जाम्पल है जिंक Zn। ये हमारे पास एक पोर्शन खत्म हुआ है ना। अब आता है इसका दूसरा पोर्शन यानी ऑर्गेनिक फैक्टर, है ना। ऑर्गेनिक में अब दो चीजें वापस से हैं, ऑर्गेनिक में दो चीजें वापस से हैं, या तो ये हो सकते हैं टाइटली बाउंड, या तो हो सकते हैं टाइटली बाउंड, ये ऑर्गेनिक पार्ट एक दूसरे से इस कोफैक्टर में बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, या फिर ये हो सकते हैं लूजली बाउंड, या फिर ये हो सकते हैं लूजली बाउंड, या तो ये एक दूसरे से बहुत लूजली जुड़े हैं या फिर बहुत टाइटली जुड़े हैं। तो ये टाइटली बाउंड हैं अगर, तो इनका एग्जाम्पल जो मतलब इनका जो नाम दिया हुआ है उनको बोला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, अब इसमें भी एग्जाम्पल्स हैं, है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप के जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं वो है पेरऑक्सीडेज, ये आपको याद रखना है, पेरऑक्सीडेज का एक और एग्जाम्पल दिया है कैटालेज, कैटालेज, और साथ साथ में एक एग्जाम्पल दिया है हीम ग्रुप, हीम ग्रुप। तो हाँ ठीक है। और अब ये जो लूजली बाउंड है इनको बोला है कोएंजाइम, इनको बोला है कोएंजाइम। और इसमें आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। एग्जांपल है NAD+ और NADP+, ये आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इस्तेमाल होने वाला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। यह है हमारा पूरा एंजाइम का क्लासिफिकेशन, इस तरह के हमारे पास एंजाइम्स हैं। अब एक काम करते हैं, एंजाइम की वर्किंग के बारे में देखते हैं, वर्किंग ऑफ एन एंजाइम, वर्किंग ऑफ एन एंजाइम। तो लेट सपोज ये एक मेरे पास में यहाँ एंजाइम बनाता हूं, है ना। ये इस एंजाइम में अब देखना मैं क्या करता हूं, रेड कलर से ये मार्क करा, ये मार्क करा, ये मार्क करा, है ना। ये क्या है, ये जो रेड से मार्क करी ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। और इसके साथ में ये है, लेट सपोज ये जो है ये मेरा, ये क्या है, ये है मेरा सबस्ट्रेट, मतलब इसको मुझे एंड प्रोडक्ट बनाना है। अब लेट सपोज अगर मैं इसको तोड़ के अगर मेरे को इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो इसके पीसेस करने हैं, एंड प्रोडक्ट में मुझे इसके क्या करने हैं, मुझे ये क्या है, ओके हटाओ इसे, हाँ वापस आते हैं इसी में। एंड प्रोडक्ट में मुझे इसके पीसेस करने, तो इसके पीसेस कैसे दिख रहे हैं, सॉरी फॉर दैट जो अभी तक हुआ, ये ऐसे दिखने वाले इसके पीसेस, मेरे को ऐसे इसके 5 पीसेस करने है ना, इसके एंड प्रोडक्ट में ऐसे पीस होने। बट ये जो है अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये ऐसा बनने में बहुत टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको उठाया इधर रख दिया, इसको उठाया और ऐसे रख दिया एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट से ये मिला, एक्टिव साइट ने अपना काम करा, इन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, और तुरंत ही जैसे ही इसको यहां रखा क्या निकला एंड प्रोडक्ट, फटाफट से ये इसके ऊपर आते ही इधर से ये बन गया, है ना। और इससे लेस टाइम में बना। ये है वर्किंग ऑफ एन एंजाइम। तो इसमें आप लिखोगे क्या, ये तो मैंने बोर्ड पे समझा दिया, लिखना क्या है वो बताते हैं। When a substrate is very time consuming to make its end product, scientists will
give that substrate an enzyme which have the active sites. The involvement of active sites on the substrate will frequently increases its rate of reaction and will make it in the end product as fast as possible. After that, the end product is now separated from the enzyme because enzyme did not have any involvement in the end product or in the reaction. ऐसे आपको एक आंसर फॉर्म करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ हिंदी में बोला, जो इंग्लिश में बोला, उसी को आपको जो है एक अच्छे से ग्रामेटिकल बहुत अच्छे सेंटेंस में फॉर्म अप करना पड़ेगा। और चाहो तो ऐसा एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो, अगर मन करे, अगर टीचर अलाउ करे, टीचर से पूछ लेना ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखा रहे हम, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्शंस को, तो पहला है ये, पहले इसको आधे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहले इसे देखते हैं। यहां पर आपको क्या नाम, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है जो कि है ऑप्टिमम, जो कि है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम, अब ऑप्टिमम क्या, लेट सपोज यहां पर आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये ऐसे बेल शेप्ड कर्व है, इसमें भी यहाँ बेल शेप्ड कर्व है। तो ये बेल शेप्ड कर्व क्यों है कि कुछ ही एक ऑप्टिमम पीएच पर, यहाँ पीएच का ग्राफ है, यहाँ टेम्परेचर का ग्राफ है ना, और किसी एक टेम्परेचर पर और किसी एक पीएच पर ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है ये मैक्सिमम होती है। तो लेट सपोज यहाँ पीएच है 7.0, तो 7.0 पर ये पीएच जो है वो एकदम 7.0 पीएच पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एकदम मैक्सिमम है। अगर 7 से लेस हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, लेस देन 7 है ना, और यहाँ पर है मोर देन 7। तो लेस देन 7 और मोर देन 7 में आपको दिख रहा होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम थी, बट 7 पर सबसे अच्छी। और लेट सपोज यही सेम टेम्परेचर पे मैं बोलूं कि 100 डिग्री पर बहुत अच्छे से काम चल रहा था, तो लेस देन 100 में कम हो रही है और 100 से आगे बढ़ने में भी कम हो रही है, सिर्फ 100 पर ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम। ये ग्राफ इसमें शो हुआ है। अच्छा, अब ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में क्या है कि ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, जो हमारे पास इन्फिनाइट नंबर में है, जो हमारे पास इन्फिनाइट है, और ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब कितनी तेजी से काम करेंगे। और ये जो कर्व जा रहा है, ये जो कर्व जा रहा है, ये किसका कर्व है, ये एंजाइम का कर्व है, ये एंजाइम का कर्व है। तो अब हमारे पास एंजाइम, लेट सपोज हमारे पास एंजाइम है 20, यहां से वो एंजाइम लगने चालू हुए, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा और इंक्रीज करा, इंक्रीज करा, इंक्रीज करा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा। एक पॉइंट पर आकर ये देखो इसे हटाते हैं, है ना। एंजाइम हमारे पास 20 है, एक पॉइंट पर आकर आप देख सकते हो यहां, इसके बाद ये स्ट्रेट होनी चालू हो गई, है ना, इसके बाद ये स्ट्रेट होनी चालू हो गई, मतलब यहां पर हमारे 20 जो हो गए वो कंज्यूम हो चुके हैं, 20 कंज्यूम्ड हो चुके हैं। अब हमारे पास और सबस्ट्रेट नहीं बचे, सबस्ट्रेट नहीं बचे, मतलब अब जो रिएक्शन की रेट है वो कांस्टेंटली वैसी ही जाएगी जैसी पहले जाती, जब हमने सबस्ट्रेट नहीं, हमारे पास अब और एंजाइम्स नहीं बचे, तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो अब सेम कांस्टेंट रेट से चलेगी जैसी पहले जाती। यहां पर ये रिएक्शन ऐसी होती, बट ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन ये रिएक्शन ऐसी बन गई जब तक एंजाइम्स था। अब एंजाइम नहीं है तो वापस से सेम जैसी नीचे वाली है वैसी ही जाएगी जैसी ओरिजिनली होने वाली थी। तो ये है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अच्छा, अब ये Km क्या है और ये Vmax/2 क्या है। Vmax तो जहां पर हमारे सबसे एंजाइम खत्म वहां तक आई Vmax, उसके बाद कांस्टेंट, हम उस Vmax का आधा लेते हैं ताकि हम मोलर कंसंट्रेशन निकाल पाए। Km है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। अच्छा, अब आते हैं एंजाइम इनहिबिशन। बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। तो हमारे पास तीन तरह के इनहिबिशंस है, पहला
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब लेट सपोज ये है मेरे पास, ये देखो ये है मेरे पास सबस्ट्रेट, ये है मेरे पास सबस्ट्रेट, इसी के एकदम साइड में इसी से मिलता जुलता, इसी के एकदम साइड में इसी से मिलता जुलता एक इनहिबिटर आ जाता है, इनहिबिटर, ये देखो ये आया इनहिबिटर। अब मेरे पास यहां पर है, ये देखो ये है मेरा एंजाइम, ये है मेरा एंजाइम। अब ये एंजाइम कंफ्यूज है कि सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट है या इनहिबिटर सबस्ट्रेट है, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे, क्योंकि इसका काम तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके उसको एंड प्रोडक्ट बनाने का है, बट ये कंफ्यूज है और इसी कंफ्यूजन में ये जाकर इस इनहिबिटर पे लग जाता है और इस इनहिबिटर को तोड़ देता है, जबकि इसको सबस्ट्रेट को तोड़ना था। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक पॉइंट मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिड नॉट गेट इफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन डिड नॉट इंक्रीज, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इसने सबस्ट्रेट को तो तोड़ा ही नहीं, इसने सबस्ट्रेट को तो तोड़ा ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका बढ़ेगा? किसी चीज का नहीं। ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगला अगला क्या है? अगला है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? ये हमारे पास है हमारा सबस्ट्रेट, ये रहा हमारा सबस्ट्रेट और ये रहा हमारा एंजाइम, ये रहा हमारा एंजाइम। अब यहां इनहिबिटर क्या करता है? वो इसके साथ कंपटीशन नहीं कर रहा कि आजा देखते हैं कि जब इनहिबिटर आएगा तो किसको काट रहा है, तेरे को या मेरे को, देखते हैं, कंपटीशन करते हैं। नहीं करा उसने इस बार उसने कंपटीशन नहीं करा, बट इस बार उसने क्या करा, वो जाकर इस एंजाइम के ऊपर ही लग गया कि ले मैं तो एंजाइम पे ही चिपक जाऊंगा, अब देखता हूं ये तेरे को कैसे काटेगा। तो यहां पर ये एंजाइम इनहिबिटर के साथ, इनहिबिटर की वजह से ऐसे जकड़ लेता है ना। ये लेट सपोज, रुको समझाते हैं, इधर पेन छोड़ के, ये देखो ये है हमारा एंजाइम, ये है हमारा इनहिबिटर, वो ऐसे आके जकड़ लेता है, ये जकड़ लिया, इसके ऐसे जकड़ते ही ये अब काम करना ही बंद कर चुका है ना। जब ये काम ही नहीं करेगा तो सबस्ट्रेट को तोड़ेगा कैसे? तो ये है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसमें इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर क्या करता है, वो आकर कहां जुड़ जाता है? एंजाइम पे, वो एंजाइम को जकड़ लेता है ताकि वो अपना काम ना कर सके। ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इनहिबिशन। अब अगला तीसरा पोर्शन है एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, एंड प्रोडक्ट। अब ये एंड प्रोडक्ट क्या है इसे समझाते हैं वापस से। लेट सपोज ये रहा मेरे पास, अब तो बच्चा जान चुका होगा ऐसे क्या बन रहा था, इसमें बन रहा था सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट से ये देखो ये क्या था, ये है एंजाइम, ये है एंजाइम, है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि इस बार कोई इनहिबिटर नहीं था, इस बार एंजाइम को पूरी खुली जगह मिली सबस्ट्रेट को जाकर अपने एक्टिव साइट से बाइंड करके उसके एंड प्रोडक्ट मतलब उसके एंड प्रोडक्ट बनाने की और उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की। उसने बढ़ा दिए और उसने इसके साथ मिलके एक एंड प्रोडक्ट दिया, है ना। सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट ही निकाला उसने, बट ये एंड प्रोडक्ट बड़ा धोखेबाज निकला। ये एंड प्रोडक्ट ही जाकर एंजाइम पे चिपक गया। वो बच्चे नहीं होते जो इकलौते पैदा हो गए और माँ बाप के बीच में सो जाते हैं कि अब मैं देखता हूँ कैसे आएगा मेरा भाई बहन, वही सेम चीज इधर लगेगी, है ना। थोड़ा फनी वे में समझा दिया, बट इससे अच्छे तरीके से कैसे समझाएं। माँ बाप बच्चा जाके माँ बाप के पास जाके सो गया, या तो उसने माँ को अपने पास खींच लिया या पापा को बोल दिया पापा मेरे साथ सो जाओ या मम्मी मेरे साथ सो जाओ, है ना। जब उसके माँ बाप मिलेंगे ही नहीं तो बच्चा कहाँ से करेंगे, सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, बट ऐसे ही समझाया जाता है। और बायोलॉजी तो है तो इतना तो चलता है। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन को मतलब ऐसे ही समझाया जा सकता है ना, आसान भाषा में। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन आप समझ गए कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिले, पहला ही प्रोडक्ट निकला था कि वो ही ऐसा धोखेबाज निकला कि उसी ने जाकर एंजाइम के ऊपर जकड़ लिया, वही जाकर एंजाइम को जकड़ चुका है।
कि अब आगे और कुछ नहीं बनेगा, बस मैं ही काफी हूं, मैं ही काफी, मैं ही अकेला हूं। नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट अलग, एंजाइम अलग, इनहिबिटर आकर एंजाइम पे लग गया कि अब बना, अब मैं उससे लड़ नहीं रहा, अब मैं तेरे पे ही जुड़ गया। कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या हुआ, एज इट इज हम शक्ल होकर आ गया सबस्ट्रेट का और लड़ रहा है सबस्ट्रेट से, कंपटीशन कर रहा है कि आजा देखते हैं जब एंजाइम आएगा तो किसके साथ वो जुड़ना पसंद करेगा, तो वो इनहिबिटर को चुनता है ऑलवेज। तो ये हमारे पास यहां पर हो गया। अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक, एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम क्लासिफिकेशन मतलब एंजाइम के हमारे पास 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स। आओ पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब वो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज, एंजाइम दैट catalyze oxidoreduction reaction, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन की जरूरत होती है, कुछ में रिडक्शन की, और किसी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की। तो इन रिएक्शन में जो कैटालिसिस यूज होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। यह है इसका पहला टाइप। बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की, ये पहला टाइप है, 6 टाइप पढ़ लेते हैं, दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा है हमारे पास ट्रांसफरेज, दूसरा है ट्रांसफरेज, ये है ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज, लेट सपोज ये एक एस, ये एक जी है और सॉरी फॉर दैट, ये हमारे पास एक एस है, ये एक जी है, ये दोनों आपस में बाइंड है, और इधर एक आ गया एंजाइम, ये एस डैश क्या है, एंजाइम। अब ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर मतलब इसकी टोपी उसके साथ टाइप है ना। तो अब नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एस के साथ ये इसके साथ जी जुड़ गया और एस अलग हो गया। ये है ट्रांसफरेज का बेसिक फंडा, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपको, ऐसे का ऐसा ही। अब आते हैं हमारे पास, आगे देखते हैं। एक होता है लाइगेज, लाइगेज। तो लाइगेज, इसका एक फंडा बताते हैं। लाइगेज का काम होता है लिंक करना दो बॉन्ड्स को, यूज्ड एज अ लिंकेज बिटवीन टू बॉन्ड्स, लिंकेज बिटवीन टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड्स के बीच में एक लिंक की तरह ये काम करता है, टू बॉन्ड्स। ये हैं 3 फिलहाल, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज और लाइगेज। अब आते हैं अपने और बचे हुए 3 पे। तो शुरू करते हैं 4th। एक है हमारे पास आइसोमरेज, सबसे आखिरी वाला है शायद, आइसोमरेज। आइसोमरेज कहां यूज होता है, यूज्ड इन ऑप्टिकल साइक्लिक और पोजिशनल आइसोमर्स। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, पोजिशनल आइसोमर्स, है ना। पोजिशनल आइसोमर्स जो अपनी पोजीशन, जिनका डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे बेंजीन, है ना, ये सारे, उसमें जो एंजाइम यूज होता है उसकी ब्रेकिंग में, कैटालिसिस में, उन्हें बोलते हैं आइसोमरेज, उन्हें बोलते हैं आइसोमरेज। अब आते हैं हमारे 5वें, जिसका नाम है हाइड्रोलेजिस, जिसका नाम है हाइड्रोलेजिस। अच्छा, अभी हाइड्रोलेजिस का क्या काम है, ये क्या करते हैं, यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की, एस्टर की, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की, एक्सेट्रा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की। और भी एग्जांपल दिए हैं, मैंने बेसिकली 3 बता दिए, बाकी आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। तो फिलहाल हमने 5 तो देख लिया, आइसोमेरेज भी देख लिया और हाइड्रोलेज भी देख लिया। अब है हमारे पास
लाइएज, हमारे पास हमारा लास्ट 6th लाइएजिस। लाइएजिस में क्या है, लेट सपोज ये सी और डी के साथ यहां पर एक्स और वाई जुड़ा था, है ना, और इसमें लाइएज हमने जोड़ दिया जिसे मैंने एल से बताया, और इसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि ये एल तो अलग हो गया, एल के साथ में क्या हुआ, फिर ये सी और डी आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ गए, प्लस एक्स और वाई आपस में जुड़ गए। ये एक आसान तरीका लाइएज को समझने का। लाइएज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज और ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, लाइगेज, ये हमारे पास एंजाइम के क्लासिफिकेशन थे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा होता है। अब बस हमारे 3 चैप्टर बच गए हैं क्लास 11 के, और वो है प्लांट्स के रिलेटेड। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, उनका मिनरल न्यूट्रिशन, और शायद उनका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर बच रहा है, हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। ये 3 चैप्टर बच रहे हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट टाइम कौन सा चैप्टर लेकर आते हैं, और ये चैप्टर हमारा यही एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइस।